once again honored to have you on the show, स्मृति ईरानी जी। आप जब भी फ्रैंकली बोलती हैं तो एक सीधा कनेक्ट हमारी ऑडियंसेस के साथ होता है, और आज पार्लियामेंट सेशन के बाद बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आर यू रेडी फ्रैंकली बात करने के लिए? फ्रैंकली स्पीकिंग, यस। स्मृति जी, कल अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला और एक बड़ा भूचाली अनाउंसमेंट किया कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौटेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे और आपके खिलाफ? पहले तो आप मेरी कैंडिडेचर को अनाउंस करने का दुस्साहस करना चाहती हैं। अजय राय या गांधी खानदान अपना कैंडिडेचर इसलिए अनाउंस कर सकता है क्योंकि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं। मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं। अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने गत 4 वर्षों में कहा है, ये निर्णय हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, मेरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। अब तक मैंने अमेठी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर शायद ही कभी बोला हो विस्तार से। आज बोलना चाहूंगी। साल 2014 में जब मेरी पार्टी ने मुझे वहां कैंडिडेट बनाकर भेजा, सच कहूं तो नाविका जी 60% बूथों पर टेबल लगाकर वोट मांगने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए लगभग 22 से 28 दिन थे। मुलायम सिंह जी ने डंके की चोट पर कहा कि सोनिया जी ने मुझे फोन किया था कि राहुल की मदद कर दो, तो मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया। नाविका जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उस चुनाव में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,05,000 वोटों का ही अंतर रह गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त 1 लाख वोट ट्रांसफर नहीं करते तो उस चुनाव का परिणाम क्या होता। फिर आया साल 2019, तब भी सर्वेज ने कहा भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत सकती। हम उस सीट को जीते, 55,120 की हमारी लीड रही। तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। अमेठी में जिला पंचायत का चुनाव भाजपा कभी नहीं जीती थी, जीत चुकी है। अमेठी में आज भाजपा के 2 MLCs भी हैं। अमेठी के MLC के चुनाव में वोट करने वाली मैं पहली अमेठी की सांसद हूं। मतलब जो आज लोकतंत्र के बारे में इतना अध्ययन करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं गांधी खानदान से, उन्होंने इस बात को तवज्जो कभी नहीं दी कि वहां एक MLC के चुनाव में हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है वोट देने की। अब रही बात 2022 के विधानसभा के चुनाव की। 2022 तक हमारे यहाँ 2000 बूथ हैं जहां पर हमारे नागरिक वोट डालने जाते हैं। हम एक थे 2014 में, धीरे धीरे पार्टी की व्यवस्था ऐसी बनी कि हमारे बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 10 कार्यकर्ता आ गए, मतलब हम 20,000 लोग थे। 2022 का चुनाव अगर आपको याद है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाली थी। जी हाँ, और हाँ, तो अब मैं आपको उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलना, शायद रैलीज भी की थी। अब कमान उनके हाथ में थी, तो अमेठी का परिणाम भी सुखद होना चाहिए था गांधी परिवार के लिए। मेरे यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जबकि दोनों प्रियंका जी, राहुल जी उस चुनाव में पधारे थे, पदयात्राएं की, कार्यक्रम किए, जॉइंट रैलीज की। जो 5वीं सीट पर उनके वोट आए वो थे 66,000, 66,000। ये सारे परिणाम आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। जहां जमानतें जब्त हुई और जिस सीट पर 66,000 वोट मिला, ये सारे वोट मिलाकर 2022 में कांग्रेस का कुल वोट अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बचा 1,40,000। 2019 में राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे। 22 तक ये घट के 1,40,000 हो गया। तब 2022 में 20,000 कार्यकर्ता थे, पर प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं थे। ठीक है, तब जब प्रत्याशी वो थे तब 55,000 से हारे। जब प्रत्याशी वो थे तो उनकी माताजी को 14 में ही फोन करना पड़ा, मुलायम सिंह जी को बेटी की मदद कर दो। लेकिन जब कमान हाथ में थी तब भी 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई। आज हम 2000 बूथ पर, प्रत्येक बूथ में 30 कार्यकर्ता हैं, 60,000 लोग हैं। आज अमेठी में
लगभग 5 लाख किसान को किसान सम्मान निधि का सहयोग मिलता है। आपको लगता है अमेठी का वो 5 लाख किसान अपने भविष्य को दांव पर लगा देगा ताकि सोनिया जी के बेटे का भविष्य चमक उठे? आप राहुल गांधी को राहुल गांधी क्यों नहीं कहती, सोनिया जी के बेटे क्यों कहती हैं? क्योंकि वो हैं। आप में कोई विरोधाभास लगता है क्या? वो है, ही इज एन इंडिविजुअल, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। मैं दोबारा कह और एक सांसद भी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, बड़ी विनम्रता से कहती हूँ, वो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जानती हैं क्या राहुल गांधी का इकोनॉमिक विजन क्या है? न्याय स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी। इट वाज एन आइडिया टू एम्पावर। मैं वही क्या, न्याय स्कीम, राइट? न्याय स्कीम में अगर मुझे याद है, सब्जेक्ट टू करेक्शन 2000 उनका जो मैनिफेस्टो 19 का रहा, उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 5 करोड़ गरीबों को वो पैसा देंगे। करेक्ट, यही है ना? नरेंद्र मोदी आज 10 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं आयुष्मान भारत में। नरेंद्र मोदी आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज 3 करोड़ लोगों को उनका अपना घर बनाकर दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज 11 करोड़ किसानों को उनके बैंक के खाते में सतत पैसा दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज 3 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया मुहैया कराया है। नरेंद्र मोदी ने आज नल से जल दिया, वो अलग। मैंने कहा जी ये सारा सालाना पैसा है 6,60,000 से ज्यादा। लेकिन टमाटर 200 रुपए किलो भी तो है। दोबारा कह रही हूँ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड नरेंद्र मोदी ने बनाया। आप साल 2012 से लेके 14 तक का इन्फ्लेशन का नंबर निकाल लीजिए। 9 बार से ज्यादा डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा। और आज अगर आप इन्फ्लेशन की तुलना करें तो 12 से लेके 14 तक का सिर्फ आंकड़ा निकाल लीजिए, जब कोई कोविड नहीं हुआ था तब क्या कारण था इन्फ्लेशन का। आज आपकी आर्थिक परिस्थिति कोविड से उभरने के बाद है। कोविड में आपने अपने देश में 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज मुहैया कराई। नाविका जी, कम से कम आपने बूस्टर के साथ 3 डोज तो लिया होगा, करेक्ट? एक इंजेक्शन की कीमत बाजार में मान लीजिए 600 रुपए है। 1800 रुपए का इंजेक्शन तो सिर्फ वैक्सीन आपको मिला है। ऐसे हमारे देश के 100 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीनेशन दिया है, लेकिन एक भी टैक्स का पैसा नहीं बढ़ाया गया। यानी कि आप कह रही हैं, दोबारा कह रही हूँ, नहीं, यानी कि आप कह रही हैं कि प्राइस राइज कोई मुद्दा नहीं है, पुराना उठा के देख लीजिए। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, पुराना उठा के बेरोजगारी पे आपको चर्चा करनी है, मैं आपको आंकड़े स्पष्ट देती हूँ जो आप ईपीएफओ में जाकर देख लीजिए। अगर आप 2020 से आज तक का आंकड़ा देखें, 2 करोड़ से ज्यादा लोग 18 से 28 की उम्र में ईपीएफओ का हिस्सा बने हैं, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड जॉब का हिस्सा बने हैं। 9 साल का कार्यकाल हो गया है आपकी सरकार का। 10 साल कंप्लीट होंगे जब तक 2024 के चुनाव आएंगे। एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है और लोग चेंज भी चाहते हैं। लोग कहीं ना कहीं नाराज भी होते हैं। मैं दोबारा कहती हूँ, आपने कहा एक यात्रा की शुरुआत हुई जिसने पूरा व्यवस्थाओं को बदल दिया देश में। मूड तो बदला कहीं कहीं। मैं अभी पूरा कहने दीजिए मुझे। अगर इतना दमखम होता तो क्या समूह की जरूरत थी? आज अगर दम है तो कह दे कि उनका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है। वो तो अब इंडिया अलायंस बताएगी। मैं दोबारा कह रही हूं, आज अगर दम होता तो डंके की चोट पर कह देते कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है। आफ्टर ऑल यू आर टेलिंग पीपल टू चूज। व्हाट डू आई चूज फ्रॉम? It can be a strategy. What strategy? You are telling me कि हम बाद में बताएंगे, लेकिन nation wants to know ना। Nation wants to know, but many a times आप भी जाते हैं into state elections without a chief minister। आप मुझसे लोकसभा 24 का पूछ रहे हैं, मैं सामने से कह रही हूँ हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब आप पूछ के दिखाइए उस अलायंस से उनका कैंडिडेट कौन है। मैं तो धड़ल्ले से कह रही हूँ राहुल गांधी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, ममता बनर्जी हो सकते हैं, एमके स्टालिन हो सकते हैं, अखिलेश यादव। फिर आप इतने नाम गिना रहे, वो बोल देना।
अभी तो दिल्ली में विरोधाभास है। संदीप दीक्षित जी कुछ कहते हैं, आम आदमी पार्टी कुछ कहती है, पार्टी के प्रभारी कुछ कहते हैं, पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं। तो और अगर दिल्ली ये सब साथ जुड़ गए, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये तो दिल्ली का हाल है। सीट पे इन लोगों का समझौता नहीं है, नेता तो दूर की बात है। बंगाल में नाविका जी, आप मुझे बताइए, आज एक बड़ा ही विचित्र इन लोगों का ग्रुप है। जिन लोगों ने ममता बंदोपाध्याय को बाल से घसीटा नवान्नों में, आपको याद है? ममता बंदोपाध्याय उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे। ममता बंदोपाध्याय, मैं सॉरी बंगाली में बोल रही हूँ थोड़ा, उन्होंने सार्वजनिक बोला है कि अगर राहुल गांधी को हमने नेता घोषित कर दिया तो ये मान कर चलो कि 2024 में मोदी की जीत पक्की है। तो उन्होंने बोला है। लेकिन इसमें एक सत्य है कि अगर इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ एक सिंगल कैंडिडेट दें और फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स ऑपोजिशन का ना हो, मैं अगर तो क्या मगर में, मैं दोबारा कहती हूँ, मैं दोबारा के लिए चुनौती नहीं? मैं अगर मगर में नहीं जीती। मैंने आपको स्पष्ट अभी तक जवाब दिया है, अमेठी के बारे में भी, देश के बारे में भी। आप मुझे बता दीजिए कब, कहां, कौन संगठित रूप से किसका कैंडिडेट होगा, प्रधानमंत्री का उनका कौन सा कैंडिडेट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मगर करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन स्मृति जी, इशू ये है कि उत्सुकता मीडिया के कई लोगों में है। मैं गोदी मीडिया शब्द तो यूज नहीं करती, मीडिया के कई लोगों में उत्सुकता मीडिया है। को अब्यूज करने का हर नेता को नहीं, मैं अब्यूज नहीं करती हूँ। देखिए, मैं इस बात से भी वाकिफ हूँ कि न्यूज क्लिक जैसी एजेंसीज भी हैं जिन्होंने स्वरूप दिखाया अपना मीडिया का, लेकिन ऑपरेशंस उनके हिंदुस्तान के हित के खिलाफ हो रहे थे। तो मैं उस भ्रम में, और मैं मीडिया का हिस्सा रह चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने ही समुदाय की तौहीन नहीं करूंगी। लेकिन मेरा विषय नया स्तर इसमें यह है कि हमारे रिपोर्टर को दिल्ली की असेंबली में जाने से रोक दिया गया। रिपोर्टर को असेंबली में नहीं जा सकते। आप भूल गई, मैं आपको भूल गई हैं, आपकी महिला रिपोर्टर को जेल में डाल दिया था पंजाब। और दरवाजा खोलकर कहा कि इफ यू वांट टू पास यूरिन इन अ टॉयलेट, डू इट इन फ्रंट ऑफ अस। आपको लगता है ये देश ऐसे नेताओं को स्वीकार करेगा? पर ये दिल्ली में सत्ता में है। लाइक आई सेड, आपको लगता है ये देश ऐसे नेता को, केजरीवाल जी ने क्या उसका खंडन किया? कभी नहीं किया। मैं आज बोल रही हूं धड़ल्ले से कि एक महिला पत्रकार को, और लोगों को लगता है, खुशफहमी है लोगों की कि आप और हम जैसे लोग बैठे तो हम बहुत बड़े सत्ता के करीब हैं और हमारे पास बहुत ताकत है। आपकी एक रिपोर्टर को टॉयलेट खोलकर पुरुष को सामने खड़ा करके बोला। क्या केजरीवाल ने कभी भी इसका खंडन किया? क्या किसी ने दुख व्यक्त किया? क्या किसी ने माफी मांगी? और आपको लगता है कि मेरा देश ये सारी चीजें भूल जाएगा? राहुल गांधी? नहीं, मैं इतनी तवज्जो नहीं देती। तवज्जो तो आप देती हैं नहीं। क्योंकि आपको फील्ड किया गया पार्लियामेंट सेशन में भी राहुल गांधी के बाद स्पीच देने के लिए। मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ। मेरे पास मेरे नेतृत्व से और टेबल से ये जानकारी थी कि मुझे 12 बजे बोलना है उस दिन। कांग्रेस पार्टी ने खुद ये घोषणा कर दी कि उनके युवराज बोलेंगे, तो इसीलिए समय मेरा था। बहुत सारे पत्रकार भी जानते थे कि मैं 12 बजे बोलने वाली हूँ। लेकिन आपने उस दिन जब अपनी स्पीच शुरू की तो एक मुद्दे से शुरू की और वो एक फ्लाइंग किस का मुद्दा था और आपने ऑब्जेक्शन लिया उस पर कि इट वाज एन इररिस्पॉन्सिबल कमेंट। नाविका जी, क्या आप जब मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये आपका प्रोफेशन है? पैशन तो है ही, प्रोफेशन है। प्रोफेशन। क्या हम लाइव हैं अभी? लाइव हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे इस पूरे इंटरव्यू में 7 पुरुष खड़े हैं, आपके साथ काम करते हैं। ये आपका प्रोफेशनल जोन है। इनमें से एक के पास भी इस वक्त माइक नहीं है। मैं अभी इन सब 7 पुरुषों से पूछना चाहती हूँ, क्या
क्या जो कृत्य राहुल गांधी ने किया संसद में, जहां पर महिला एमपीज काम करने जाते हैं, देश के कई लोकसभा क्षेत्रों की प्रतिनिधि बनकर जाती हैं, आप में से कोई भी क्या नाविका जी के साथ इस वक्त वो हरकत करेंगे? बट मे बी इट वॉज जस्ट प्रियंका चतुर्वेदी भी महिला है, allow me to say this. महिला है, उन्होंने कहा अफेक्शन था। No. Allow me to say this. That is the epitome of the majesty of your constitution. I have just asked 7 men who are standing here from your office. Would they do it to a female colleague called Navika Kumar? Not a single man even smiled at that question. आपको क्या विश्वास लगता है कि आने वाले राज्य चुनावों में जनता आप ही को पसंद करेगी, नाविका जी, या 2024 में अपना मन नहीं बदलेगी? हार जीत सत्ता का ही एक परम चक्र है, चलता रहता है। मैं भविष्यवाणी अगर आप मेरे मुख से चाहती हैं, 24 की भविष्यवाणी धड़ल्ले से आज कर रही हूँ, क्योंकि स्टेट के ऊपर अगर आप रिएक्शन चाहती हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता से, पूर्ण निष्ठा के साथ और पूरी मेहनत के साथ हर स्टेट का चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने एक पृष्ठभूमि जैसे कि कर्नाटक में रखी, सबको सब कुछ फ्री मिल जाएगा, ठीक है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती है कि हम एक भी विकास का काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने कहा सब कुछ फ्री मिल जाएगा। चाहे आप कर्नाटक में देख लें और आप चाहे हिमाचल में देख लें, फ्रीबीज उन्होंने अनाउंस कर दी, लेकिन आज उनके पास कई चीजों में विकास के एक भी काम के लिए पैसा नहीं है। क्या आपकी सरकारों पर भी फ्रीबीज अनाउंस करने का प्रेशर होगा? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि अब हम वक्त के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर हिंदुस्तान एक नई बुलंदी को छू सकता है। उसका एक उदाहरण देती हूँ। G20 की अध्यक्षता के संकेत में नहीं बोल रही हूँ। 2 दिन पहले जो टाइम्स नाउ देखते हैं, शायद उनको रुचि हो इसमें, एक रिपब्लिकन कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल रेस में, विवेक रामास्वामी, उनका कहीं इंटरव्यू चल रहा था। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पहले जब हिंदुस्तान की बात होती थी तो हमें पाकिस्तान के साथ तुलना करते थे। वो इंटरव्यू इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें एक रिपब्लिकन कैंडिडेट कह रहा है कि हिंदुस्तान की आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये हम नहीं कह रहे। कैन वी अफोर्ड टू सैक्रिफाइस नेशनल इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वन फैमिली? That is the question, and that is the question every citizen will vote on. Jairam Ramesh says the entire G20 is actually a showcase for the elections of 2024. Then, in that case, he disrespects the intelligence of the Indian voter. एक इंसान हिंदुस्तान में कंप्लायंस टैक्स की क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि अब जो मैं टैक्स का पैसा भर रहा हूँ उससे किसी की तिजोरी नहीं भर रहा हूँ, देश में सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, किसान को किसान सम्मान रेड का भी डर है। रेड चोरों पे होती है, साधारण नागरिक पे नहीं। तो अगर आप टैक्स की चोरी करेंगे तो आपके पास निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ये कोई हिंदुस्तानी मना नहीं करेगा। लेकिन जो हिंदुस्तानी अब अपनी सरकार, अपने तंत्र के ऊपर विश्वास करके कंप्लायंस कर रहा है, उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूँ, 2014 में अगर आप देखते तो 1 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे थे। आज अगर जून 23 का आप आंकड़ा निकालेंगे, 11,92,000 लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे हैं।